हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने सिक्स्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी शुरू की रखी है और आज ये इसका 9th लास्ट चैप्टर है सामाजिक विज्ञान की बुक में। अगर हम इस टॉपिक का टाइटल देखें तो वो है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इसका मीनिंग है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि गांवों के अंदर जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाते हैं। वो ऐसे कौन कौन से काम करते हैं कि जिस काम के थ्रू उनके पास में पैसा आता है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उसी तरह से इस चैप्टर में बताया शहरी क्षेत्र के अंदर लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं या कौन कौन से रोजगार वो करते हैं जिसके थ्रू उनके पास में क्या आता है, पैसा आता है और जिससे वो अपनी बेसिक जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करते हैं। तो ये इस पूरे जो टॉपिक है उसके अंदर मेन हमें जो बात बताई गई है वो यही बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अंदर ये एक स्टोरी बता रखी है, तो ये स्टोरी करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये एक रिक्शा वाले की कहानी है और ये कोई एक सड़क के बारे में स्टोरी बता रखी है। ये इसके अंदर तो लगभग सारे स्टोरी बता रखी है। 2 मिनट रुको, मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से आपको ये करना है ताकि आपको ये स्टोरी ना पढ़नी पड़े। मैं थोड़ा यही देख रही हूँ। सड़क पर काम करना यानी कि वो सड़क के ऊपर क्या काम करती है, ये तो पूरी स्टोरी बता रखी है यहाँ पर। ये बज्जू मांझी जो रिक्शा वाला है उसकी कहानी है ये। हाँ, यहाँ से देखो आप, यहाँ से हमें ये टॉपिक जो है वो यहाँ से कवर करना है। तो इसके अंदर जैसे ये एक बज्जू, क्या नाम है, बच्चू माझी जो है उसकी कहानी बता रखी है। तो उसी की तरह जो शहर के अंदर सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, सड़कों के ऊपर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा करते हैं। सब रोजगार के अंदर लगे हुए हैं। कोई उनको कोई दूसरा रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ पर और कैसे दुकान लगाएं। यानी कि वो किसी दूसरे के अधीन काम नहीं करते, इसलिए जो भी काम उन्हें करना है, किस ढंग से करना है, कितना वो खर्च करेंगे, कितना उनको आउटपुट उस काम से मिलेगा, वो सारी चीजें वो खुद ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, और उनके पास में कोई पक्का काम नहीं है, जिसके कारण उन्हें ये भी देखना होता है कि आज वो दुकान किस जगह के ऊपर लगाएँगे, कल उन्होंने दुकान कहाँ पर लगाई थी। अगर वो इस जगह पे दुकान लगा रहे हैं, तो उनको इस जगह के ऊपर दुकान लगाने के बाद में कितना बेनिफिट मिलेगा। ये चाहे सारी चीज़ें उन्हें खुद ही देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में किसी भी प्रकार का कोई पक्का काम नहीं है कि जहाँ पर वो एक स्थायी काम कर रही है, परमानेंट जॉब नहीं है उनके पास कोई। उसके बाद में उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी-कभी तो टूटे-फूटे गत्ते के डिब्बे या फिर बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, तो अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने के लिए कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई स्थायी काम नहीं है। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो सड़क पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के अंदर एक सर्वेक्षण किया गया, यानी कि ये जो लोग हैं जो सड़क किनारे काम कर रहे हैं, तो ये बेसिक वही काम करती हैं सड़क के किनारे जो वो घर में ही चीजें तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक है
अहमदाबाद शहर के अंदर एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के अंदर क्या बताया गया कि 12% जो लोग हैं वो मैक्सिमम कहाँ पर काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं और अनपरमानेंटल काम करते हैं, यानी कि उनका काम कोई भी परमानेंट काम नहीं है, अनस्टेबल रूप से वो वहां पर काम करते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलाने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा गया है। लेकिन जो जिनके पास में अच्छे खासे व्हीकल है और जिनका बैकग्राउंड अच्छा खासा है, तो वो लोग क्या मानते हैं कि ये जो साधारण सामान बेचने वाले जो सड़कों के ऊपर ठेले लगाते हैं, वो यातायात को बाधित करने का एक सबसे बड़ा रीज़न मानते हैं उनको। जिसके कारण वो प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं कि यहाँ से उनकी ये जो वो है रेहड़ियाँ वगैरह जो भी होती हैं, उनको वो यहाँ से हटवा दें, क्योंकि ये यातायात को बाधित करने का, ट्रैफिक जाम करने का एक मुख्य कारण है। ठीक है? लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब उनको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा गया है। सरकार भी इस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास में काम करने की जगह होगी और यातायात और लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। यानी कि सरकार को चाहिए कि वो इनके लिए कोई अलग से कानून बनाए, ताकि ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेले वाले हैं, ये भी अपनी आजीविका कमा सके, क्योंकि इनके पास में एक साधारण काम है, तो वो साधारण काम को कर सके। और उनकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो वहां पर अपनी रेहड़ी पटरी लगाए जहां पर यातायात भी बाधित ना हो। यानी कि दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखकर किसी बीच के फैसले के ऊपर सरकार को अमल करना चाहिए। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए तय कर दिए जाएं। यह सुझाव भी है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों के ऊपर निर्णय लेती हैं। ठीक है? इसके बारे में ही बताया इन्होंने कि किस प्रकार वो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनकी तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। उनके भी कुछ राइट है, वो भी सोसाइटी के अंदर है, तो उनके बारे में भी सोचकर ही डिसीजन लेना चाहिए। अब इसके अंदर ये एक बाज़ार की स्टोरी बता रखी है कि बाज़ार के अंदर किस प्रकार का होता है, कैसे बड़ी दुकानें होती हैं, कैसे अलग-अलग प्रकार की दुकानें देखने को मिलती है, तो ये एक स्टोरी है, इसको नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट देखो, ये भी एक जो फैक्ट्री के अंदर कहानी बता रखी है, ये भी एक स्टोरी बता रखी है कि वो किस प्रकार का काम करती है फैक्ट्री के अंदर। हाँ, यहाँ से देखो, अगर हम इसकी बात करें, हाँ, ये तो स्टोरी है। आप यहाँ से देखो, एक ये वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया है कि मोड़ पर बहुत सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए हैं। कुछ कह टिक कर खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर लग रहा है कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हों। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे हैं, रेट को लेकर मोल भाव कर रहे हैं। और वैसे ही वहाँ पर उसे क्या कहा जाता है, तो लेबर चौक कहा जाता है। आपने बड़े-बड़े शहरों के अंदर भी देखा होगा और सिरसा के अंदर भी हमें देखने को मिलती है ये चीज़ें। तो एक चौ अलग-अलग चौक होते हैं ये शहरों के अंदर, बड़े-बड़े शहरों में, तो वहाँ पर जो भी काम करने वाले, दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले जो लोग हैं, वो सारे जहाँ ग जाकर सुबह-सुबह उस चौक के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और जिस भी व्यक्ति को कोई भी अपने घर में मरम्मत का काम करवाना है या कोई काम करवाना है, जो व्यक्ति वो काम कर सकता है, वो उस लेबर चौक के ऊपर जाते हैं। जो व्यक्ति वहाँ पर पहले से दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले खड़े हैं, उनसे वो उनका मोल-भाव करते हैं। उनसे पूछते हैं कि हमें इतना काम करवाना है, आप इस काम के लिए कितना चार्ज करेंगे? और फिर उसी काम करवाने के लिए वहाँ से अपने साथ लेके आते हैं। और जितना टाइम उनका डिसाइड होता है, उस टाइम पे वो वापस अपने घर चले जाते हैं। यानी कि वो डेली काम करते हैं अपना। उसी रोज वो पैसे लेते हैं और रोज ही वो काम करते हैं। ये नहीं है कि वो उन्होंने पूरा काम किया 10 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति के यहाँ और 10 दिन के बाद उनको पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। ये नहीं होता है, वो हर रोज जितना काम करते हैं, वो अपनी सैलरी वो हर रोज डेली ले लेते हैं उतने। तो इस प्रकार के बड़े-बड़े शहरों में लेबर चौक बनाए होते हैं कि जिसे भी काम की ज़रूरत है, वो भी वहाँ पर चला जाए। जिसे अपने यहाँ काम करवाने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, वो वहाँ पर जाए और उनको अपने साथ लेके आए। ये चौक होते हैं।
ठीक है। कुछ लोग टेलीफ़ोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसी हज़ारों अनियमित मज़दूर शहर में होते हैं। ये वहाँ पर खड़े क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास में कोई परमानेंट काम नहीं होता है, ठीक है? जिसके कारण उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ पर अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग विभाग हैं। उसमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ हैं, जहाँ कपड़े सिले जा रहे हैं। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे हैं। एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ है और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी, जो कपड़े तैयार हो रहे हैं, वे कमरे में एक तरफ रख कर उनको तय किया जा रहा है। यानी कि ये बताया कि किस प्रकार तो वो छोटे से काम के लिए इकट्ठे हुए हैं और किस प्रकार फैक्ट्रियों के अंदर क्या है ये सारा सामान तैयार किया जा रहा है, ठीक है? तो ये एक बता रखा है भी फैक्ट्री का जो माहौल है वो किस तरह का होता है। अब यहाँ पर जो ये स्टोरी बता रखी है तो ये निर्मला नाम की एक महिला है, वो उसके कपड़ा जो निर्यात करने का कपड़े का बिज़नेस है इसका निर्यात करना या आयात करने का। तो वो ये कपड़े का काम करती है, उसके बारे में बताया कि वो कैसी परिस्थितियों में काम करती है। एक यहाँ पर देखना कि इस टॉपिक के अंदर क्या बताया गया है कि जो भी ये लोग हैं काम करने वाले, ये क्या है अनियमित काम करते हैं। अनियमित काम का मतलब क्या होता है कि जब जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है, वो इन्हें काम पर रख लेता है और जब उनका काम पूरा हो जाता है, तो वो इनको वापस काम से निकाल देते हैं। ये अनियमित काम होता है। इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, कोई नियम परमानेंटली इनका नहीं होता है कि आप इतने दिन काम करिए, आप इतने घंटे काम करिए, आपको इतना चार्ज दिया जाएगा। यानी कि सारे काम इनके अनियमित ही ये व्यक्ति होते हैं जो भी काम करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास में कोई अच्छा काम नहीं है। जब मालिक को ज़रूरत होती है उनको रोज़गार तभी मिलता है, जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसम में काम मिलता है, तो साल के बचे हुए समय में उन्हें काम ढूँढना पड़ता है। और जैसे कि क्या होता है, इन्हें क्या है किसी भी परिस्थिति में निकाला जा सकता है, तो इन्हें निकाल सकते हैं क्योंकि नौकरी की इनके पास में कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे, तो उसके बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। जैसे कि बिजली से चलने वाली करघों की यानी कि पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात काम करते हैं। यानी इसमें ये बताया गया है कि ये अनियमित जो मजदूर होते हैं काम करने वाले, इनके पास में अच्छी काम की दशाएँ कुछ भी नहीं दी जाती है इनको। इनको जब मर्ज़ी आया काम पर रख लिया जाता है, जब मर्ज़ी आए इनको काम से निकाल दिया जाता है। यानी कि इनके लिए कोई भी अलग से अधिकार या कोई सुरक्षा नहीं दी गई है इनको। पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मज़दूरी नहीं मिलती है। उनसे काम तो 8 घंटे से ज़्यादा करवाया जाता है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी चाहिए ना, तो ये सिस्टम नहीं है। काम करो एक्स्ट्रा टाइम के लिए, लेकिन पेमेंट जो है, जितना उन्होंने टाइम काम किया है, उस टाइम से भी कम उनको पेमेंट की जाती है। अब नेक्स्ट ये दफ़्तर के अंदर जो बता रखी है, ये भी एक स्टोरी है। दूसरा देखो यहाँ पर देखो कि उनके पास में ये तो एक स्टोरी दे दे रखी है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये देखो कि वो अनियमित हैं, अगर वो नियमित होते, नियमित यानी कि उनके पास में कोई पक्का काम होता, तो उनको अलग-अलग सुविधाएँ मिलती। लेकिन वो अनियमित है जिसके कारण उन्हें क्या करना पड़ा है, बुढ़ापे के लिए भी बचत इकट्ठी करनी पड़ती है, कि अब वो जवान हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन कल को जब वो बूढ़े हो जाएँगे, तो उनके पास में इतना पैसा पहले से स्टोर हो कि वो अपने बुढ़ापे के अंदर अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये इस चीज़ को भी उन्होंने क्या है पहले से ही सोचना पड़ता है। दूसरा है छुट्टियाँ, यानी कि इनको इतवार और राष्ट्रीय त्योहार के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के लिए भी कुछ दिन मिलते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ना इनकी ये बता रखा है कि जो नियमित काम करने वाले होते हैं उनको क्या-क्या सुविधाएँ दी जाती है। एक तो उनको क्या है जब वो नियमित हैं, जब वो रिटायर हो गए तो सेवानिवृत्ति के बाद में उनको क्या मिलता है भत्ता दिया जाता है उनको, ठीक है? यानी कि आधी सैलरी उनको दी जाती है, तो उनका जीवन यापन सही ढंग से हो जाता है, लेकिन इनके पास में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। छुट्टी क्या होती है? जो 1 साल के अंदर जितनी छुट्टियाँ होती हैं, वो भी दी जाती हैं। हर एक संडे को छुट्टी दी जाती है
कोई भी हमारे अंदर नेशनल सेलिब्रेशन किया जाता है, देश के अंदर कोई भी राष्ट्रीय त्योहार आ जाता है, होली है, दिवाली है, ईद है और जैसे कि वैसाखी है, तो ये जो राष्ट्रीय नेशनल जो कोई भी सेलिब्रेशन है उसके लिए भी उनके लिए क्या दी जाती है, उनको छुट्टी दी जाती है एक-एक, ठीक है। और जो उनका परिवार होता है जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके परिवार के अंदर उनके बूढ़े माता-पिता है और उसके बच्चे हैं, तो उनके लिए भी क्या है चिकित्सा की सुविधाएँ दी जाती है उनको एक्स्ट्रा कि अगर कई बार अगर कभी उन्हें ज़रूरत पड़े तो उनके लिए जो चिकित्सा की डॉक्टर की जो है सुविधाएँ वो फ्री सुविधाएँ उनको दी जाएँ। यानी कि ये सुविधाएँ किन्हें दी जा रही हैं जो परमानेंट काम करते हैं, नियमित रूप से जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये सुविधाएँ दी गई हैं। लेकिन जो अनियमित हैं, उनके लिए किसी भी तरह की कोई सुविधाएँ नहीं दी जा रही हैं। देखो, अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों, सरकारी विभाग में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फिर फैक्ट्री में काम कर पर जाते हैं, यानी कि वो पक्के हैं वो, जहाँ पर वो हर रोज़ महीने वाले दिन उनकी सैलरी आती है, हर रोज़ वो उसी जगह पे उन्हें काम करने जाते हैं वो। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो जाए तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मज़दूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। ठीक है? यानी कि ये किनके बारे में बताया? तो ये जो परमानेंट काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में बता रखा है। जी, एक तो परमानेंट काम करने वाले लोगों को कैसा काम किया जा रहा है, कैसी उनको सुविधाएँ दी जा रही है और एक ऐसे लोग हैं जो कि अनियमित रूप से काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास में अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, बेसिक जो नीड है, उनको पूरा करने के लिए कोई रिसोर्सेज़ नहीं है। इसी कारण से उन्हें क्या है, कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिससे वो अपने शाम की जो 2 टाइम की रोटी है, उसके लिए अपना वो बंदोबस्त कर सकें, वो इतना ही कमा पाती है। लेकिन दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि जो नियमित रूप से काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अलग से सुविधाएँ दी जा रही है, चिकित्सा की फ्री सुविधा दी जा रही है, उनको छुट्टी भी दी जाती है। अगर वो क्या है एक ऐज के बाद में बूढ़े हो चुके हैं, तो उसके बाद में भी उनको कुछ अलग से हाफ सैलरी दी जाती है ताकि वो अपना जीवन अच्छे ढंग से मतलब स्पेंड कर सकें। अपनी बेसिक नीड के लिए उन्हें किसी से माँगने की ज़रूरत ना हो, वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें। यही डिफरेंस है कि किस प्रकार से नियमित काम करने वाले व्यक्ति कैसे हैं और अनियमित रूप से काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जीवन कैसे है। उन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट किया गया इस चैप्टर के अंदर। तो ये हमारे 6 ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और 6th क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की ये एनसीईआरटी है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम 7th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसको करेंगे जब हमारी हिस्ट्री की और सामाजिक विज्ञान की 6th, 7th, 8th तीनों की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम अलग से ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि 6th क्लास की एनसीईआरटी अगर आपको करवाई तो उसमें कवर हो जाएगा। वो एक मिला-जुला सिलेबस है, उसको हमें लाइन टू लाइन देखना पड़ेगा ज्योग्राफी को। तो उसकी क्लासेस हम बाद में लेंगे। पहले हम हमारी जो 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री और सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी रही है, पहले वो कंप्लीट करेंगे। कल देखते हैं हम कौन-सी बुक शुरू करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में ही हमारी जो ज्योग्राफी की क्लासेस है वो बाद में होंगी। ओके, थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर।